नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा शुरू हुआ था ये था 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट। ठीक है, इसमें हमने गोल्स वगैरह कर लिए थे। ठीक है, दो तरह के गोल्स होते थे, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म में था कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ठीक है, ग्रोथ सभी को देना, डिपेंडेंट खुद होना, ठीक है, डोमेस्टिकली डिपेंडेंट, बाहर से सामान कम मंगाना, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम कर चुके थे। और नीचे शॉर्ट टर्म गोल्स भी, जिसमें हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग था कि 5 साल की प्लानिंग बना के चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे का जो टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है ये है ये वाला इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे पहले तो मतलब समझना। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि हम जो कंट्री के जितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ कंट्रीज़ रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको हम रिसोर्सेज को डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। और ये जो यूजेज होगा ये किस बेसिस पे होगा, नेशनल प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे होगा। यानी कि जिस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जो चीज़ प्रेफरेंस पे है, प्रायोरिटी पे है, ठीक है, मतलब जिसका नंबर हमने पहले लिख रखा है, तो उस चीज़ को हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर ऑर्डर लगा लेंगे अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर। ठीक है, उस चीज़ को हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग का मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, और किसके अकॉर्डिंग, अपना प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि कितने तरह की इकोनॉमीज़ कितने तरह की होती हैं अब। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक 3 तरह की आएंगी इसमें हमारे पास। सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्टिक, और एक आएगी फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें पहले स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज़ दैट इकोनॉमी जहाँ पर इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब जिस चीज़ से प्रोडक्शन होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब कुछ उसकी ऑनरशिप यानी कि उसका मालिक और उसका कंट्रोल, ठीक है, ऑनरशिप एंड कंट्रोल, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑनर्स, यानी कि प्राइवेटली लोगों के पास रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा इसमें, प्राइवेटली लोग हेल्ड करेंगे। एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस, और गवर्नमेंट का भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जो बंदा जिसका बिजनेस है अपना, खुद वो काम करेगा। ठीक, तो इसमें फीचर्स क्या हुए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ऑनर्स के रहेंगे, और प्राइवेट ऑनर्स जब भी होते हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, पर्पस क्या होता है, उसमें पर्पस यही रहता है कि हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएं। तो जैसे ही प्राइवेट ऑनरशिप आएगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, पर्पस बन जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट का रोल सिर्फ लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना और डिफेंस मेंटेन करना। ठीक है, टू मेंटेन ऑन दी लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। ठीक, अब इसके क्या क्या फ़ायदे रहेंगे। द मेन मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट इट प्रमोट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि लोग प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट जब अपना बढ़ाता चला जाएगा तो इससे कंट्री की जो नेशनल ग्रोथ है, नेशनल इनकम, जीडीपी, वो बढ़ जाएगी। ठीक, नुकसान क्या रहेंगे, डिमेरिट। द मेन डिमेरिट इज़ दैट इट इग्नोर्स सोशल इंटरेस्ट, क्योंकि लोग तो अपना प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हैं, सोसाइटी की किसी को है नहीं चिंता, तो इसमें सोशल इंटरेस्ट इग्नोर होगा। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हाई प्रॉफिट्स। ठीक है, सिर्फ वही गुड्स बनाए जाएंगे जिससे सिर्फ हमें प्रॉफिट हो, ना कि सोसाइटी की नीड्स पूरी हों। ये हमारे पास पहली इकोनॉमी होगी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सेकेंड, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पब्लिक ऑनर्स। अब इसमें ऑनरशिप और कंट्रोल यहाँ पर किसके पास हो जाएगी, ये पब्लिक ऑनर गवर्नमेंट के पास रहेगी। ठीक है, और इकोनॉमिक डिसीजन जो भी लिए जाएंगे वो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट से लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं वो डिसीजन लेंगे। अब इसमें प्राइवेट का कोई रोल नहीं होगा। फीचर्स देखो बिल्कुल इससे रिवर्स हो जाएंगे। इसमें फैक्टर्स कौन ऑन करता था, प्राइवेट ऑनर्स। इसमें कौन ऑन करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय गवर्नमेंट। इसमें मेन पर्पस क्या था, प्रॉफिट कमाना। इसमें मेन पर्पस क्या है, सोशल वेलफेयर। ठीक, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या था, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना। और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, देयर इज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे काम गवर्नमेंट ही कर रही है, तो एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है इसका यहाँ पर। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिफेंस, सिर्फ लॉ ऑर्डर डिफेंस वगैरह मेंटेन नहीं करना, प्रोडक्शन में भी अब गवर्नमेंट ही काम करेगी।
देखो फ़ायदा क्या होगा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी अचीव्स इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक तो सबसे पहले वो कहेगी कि हर एक को मिलना चाहिए हर चीज़, ठीक है, तो इक्वालिटी रहेगी। सेकंड चीज़ इसका डिमेरिट क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स स्लो। जीडीपी यानी कि जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, ठीक है, कि हर एक को बराबर मिले, और वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, इक्विटी एंड जस्टिस, जिसकी वजह से हमारा ध्यान प्रॉफिट पे तो गया ही नहीं, और प्रॉफिट कम हुआ तो ग्रोथ भी कम हुई, ठीक। तीसरी तरह की इकोनॉमी होती है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है इन विच देयर इज़ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा ही चलता है, ठीक है, यानी कि उसमें दोनों चीज़ें हैं, प्राइवेट भी हैं कुछ काम और कुछ पब्लिक भी करती है, ठीक है, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट भी करती है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं या सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसमें दोनों का रोल रहता है, प्राइवेट ऑनरशिप भी और पब्लिक ऑनरशिप भी। पब्लिक ऑनरशिप मतलब गवर्नमेंट की ऑनरशिप, ठीक है, ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिसीजंस आर टेकन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डिसीजन लिए तो प्रॉफिट के बेसिस पे लिए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, बट नॉट विदाउट द चेक ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इस चीज़ को हम भूलते नहीं हैं साथ साथ, तो इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, दोनों के फीचर्स आ जाएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल वेलफेयर, ठीक। उसके बाद फिर मेरिट्स आते हैं। मेरिट्स में क्या है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मेन फ़ायदा है मिक्स्ड इकोनॉमी का कि ये कंबाइन कर देता है मेरिट्स दोनों के, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी के। तो इसमें दोनों जीडीपी ग्रोथ भी रहती है और सोशल जस्टिस और इक्वलिटी भी प्रमोट होते हैं। नुकसान, द प्रिंसिपल डिमेरिट इज़ दैट गवर्नमेंट सेक्टर मेक्स करप्शन। तो इसमें थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन रहता है, एंड डज लीड्स टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसमें ज़रा थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम रहती है बस, ठीक है। तो इसमें जो है कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीन चीज़ रहती है हमारे पास, ठीक। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद फिर फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, यानी कि जो 1991 तक ये वाले सिस्टम्स चल रहे थे ना, तो इसमें इसके क्या क्या फीचर्स रहते थे जो हम पॉलिसीज़ बनाते थे, ठीक। मतलब बेसिकली 5 ईयर प्लान नहीं कह सकते उसको, इकोनॉमिक पॉलिसी कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ थी तो उसके फीचर्स क्या क्या रहते थे हमारे, ठीक। अब इसमें 2 पॉइंट प्रोटेक्शन वाले हैं, 2 पॉइंट फोकस वाले हैं, बाकी 4 याद कर लेना, 8 पॉइंट्स हैं इसमें टोटल। देखो इसमें सबसे पहला क्या चीज़ है कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक। तो इसमें दोनों चीज़ की प्रोटेक्शन रहती है, ठीक। मतलब इसको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करके चलते हैं और बड़े इंडस्ट्रीज़ को चला कर चलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर रेगुलेटेड थ्रू सेवरल एक्ट्स। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसको चलाने के लिए कुछ एक्ट्स बना देते हैं, मेनली मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। कि उसमें कुछ मतलब एक्ट्स वगैरह होते हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना उस पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहे, ठीक है। वेयर एज सर्टेन एरियाज आर रिजर्व फॉर एसएसआई फॉर डिक्रीजिंग कंपटीशन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ एरियाज हम छोड़ देते हैं कि ये वाला काम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ करेंगी, तो इससे क्या होता है उसका कंपटीशन थोड़ा सा घट जाता है, ठीक। क्योंकि सिर्फ उसके लिए ही ये बेनिफिट दे दिया, रिजर्व कर दिया, तो फिर वो काम एसएसआई ही कर पाएगी, इस वजह से क्या होगा उसका कंपटीशन थोड़ा सा कम मिलेगा उसे। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि फ़ॉरेन से कंपटीशन ना मिले। तो इसमें क्या करते थे, कैसे, जो बाहर से सामान मंगाते थे तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा देते थे, बाय इम्पोजिंग हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है। और इम्पोर्ट्स पे हम उसका रेस्ट्रिक्शन लगा देते थे, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर फोकस ऑन सेविंग एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हो गए, गलत टाइप हो गया, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करते थे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को ना हम दो मेन फैक्टर हमने मान लिए थे, की मान लिया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ तभी होगी जब उस सेविंग्स होंगी और इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि लोग पैसा जोड़ें, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करते थे। हाई इंटरेस्ट रेट इज़ ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग्स एंड सब्सिडीज एंड ग्रांट्स आर गिवन फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और इन्वेस्ट करें। उसके बाद फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि हमने एक तरफ से ये इम्पोर्ट तो बंद ही कर दिया था, तो इम्पोर्ट के लिए क्या था, सब्सटीट्यूट भी लाना था। सब्सटीट्यूट मतलब उसके बदले में कुछ चाहिए था हमें, तो हमने फोकस उस पर भी किया।
इट रेफर्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब देखो बाहर से नहीं मंगाना तो घर में बनाना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी गुड्स की, विच वर इम्पोर्टेड, जो पहले हम इम्पोर्ट करते थे। आइडिया सिर्फ इतना था कि लोग सेल्फ रिलाई करें, अपने ऊपर डिपेंड करें और फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हो सके। ठीक, उसके बाद था हैवी डिपेंडेंसी या रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। डिपेंड होने को हम कहते हैं रिलाई करना। 1991 से पहले मोस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, जो काफ़ी सारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो रेगुलेट होती थी पब्लिक सेक्टर से। ठीक है, यानी कि उसमें पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट का रोल रहता था। दस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 17 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, वर आना चाहिए वैसे। तो जो वो वाली पॉलिसी थी उसमें 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर में, एज अगेंस्ट 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में कितनी थी, सिर्फ 12 थी। तो ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता था, पब्लिक सेक्टर पर। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, जो भी नई इंडस्ट्रीज आएंगी प्राइवेट सेक्टर में कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट अ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो जो भी प्राइवेट काम करना चाहेगा उसको पहले लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक, तो इससे क्या होता था कि हम पब्लिक सेक्टर में तो मतलब थोड़ा सा ढील दे के चलते थे, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करके चलते थे कि लाइसेंस भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक पावर इनके हाथ में कम रह जाती थी प्राइवेट के हाथ में, तो जोर इसकी तरफ होता था पब्लिक की तरफ, पब्लिक सेक्टर की तरफ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उस टाइम पे जो था ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इंजीनियरिंग गुड्स मशीन्स बनाना, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, इसको हम प्रायोरिटी पे लेके चलते थे। ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती थी। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंट, तो इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होती थी, इस वजह से हम ये वाला काम करके चलते थे, इसी चीज़ को डेवलप करते थे। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एफडीआई वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व एक्ट, एक एक्ट बना रखा था और मेन एम था रेस्ट्रिक्शन का इज़ टू मिनिमाइज कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक मार्केट बाय फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, कि फॉरेन इन्वेस्टर उसको ज़्यादा हमारी मार्केट को कंट्रोल ना कर पाए। ठीक है, तो उसका कंट्रोल मिनिमम रहे। तो ये हमारे 8 फीचर्स थे कि जो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते थे उसमें क्या क्या फीचर्स थे बेसिकली उसके। ठीक, बस अब इसके 2 ही क्वेश्चंस रह गए हैं देखो, सक्सेस एंड फेलियर्स प्लानिंग के। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट।